नमस्ते सर, अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला से हम आपके पास ऐसी उम्मीद लेके आए कि हम किस प्रकार आयुर्वेद का पूरी तरह प्रचार प्रसार व जो आप जो काढ़ा बना रहे हो उसके बारे में हमने फ़ोन में देखा था, हम आपसे मिलने के लिए आए। सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी डिग्री के बारे में पूछूंगा कि आप कौन सी चिकित्सा करते हो और आप आयुर्वेद में आपने कौन सी डिग्री ले रखी है। जी, आयुर्वेद में जो BAMS करके चिकित्सा है जी, जो प्योर आयुर्वेदिक है जी, और प्योर आयुर्वेद ही करता हूँ। जी, और इस समय जो महामारी चल रही है हमारे यहाँ, जी, जिसको कोरोना नाम दिया गया है, इस टाइप की महामारी पहले भी अपने यहाँ आई है, इनका आयुर्वेद में अच्छा उल्लेख है हमारे यहाँ। तब ये पुस्तक है हमारे पास जो राजस्थान से हमको प्राप्त हुई है, ये हस्तलिखित पुस्तक है। इनको हाथ से लिखा गया, करीब 200 साल पुरानी पुस्तक है जी। इसमें से कुछ ऐसा फार्मूला निकाला है हमने जो इस बीमारी के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है अभी। जी, इसमें हम ताजी गिलोय यूज करते हैं, दालचीनी है और मुलेठी है, इसमें अश्वगंधा है, लेडी पीपर, काली मिर्च और तुलसी, इन सभी का समावेश किया गया है। ये जो आपने काढ़ा बनाया ये इसी का बना हुआ है? हाँ, ये इसी का काढ़ा बना हुआ है, ये हमारा बनाया हुआ काढ़ा है। इसके अलावा इसके और भी क्या फायदे हैं काढ़ा पीने से? इस काढ़े पीने से बहुत सारे फायदे हैं। जैसे किसी को भी श्वास की समस्या हो, जी, बार बार सर्दी खांसी हो रही हो तो वो सर्दी खांसी नहीं होगी, इम्यूनिटी पावर अच्छा हो जाएगा। कफ बनता हो, पाचन क्रिया अच्छी ना हो, उसको भी अच्छा करता है। इससे किसी को शुगर हो, जी, शुगर भी इससे कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा, अगर किसी को सेक्सुअल समस्याएं भी हैं जी, तो इसी काढ़े से वो भी ठीक हो जाएंगी। और गर्भवती महिला को भी पिला सकते हैं, 3 गर्भवती- साल से छोटे बच्चों को भी पिला सकते हाँ, हैं। इनके लिए कम डोज दे सकते हैं, जी। बहुत कम है, इसका 5 से 10 ml का डोज है। इसको लेना कैसे है? इसके लिए 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में उबालते हैं। जब उबाल करके 1 कप पानी बचता है तो जी। उसको हल्का कुनकुना करके जी, स्वाद के अनुसार या तो शहद मिला सकते हैं जी। या तो थोड़ा गुड़ मिला करके उसका सेवन कर सकते हैं। कोई भी उम्र का आदमी इसको ले सकता हाँ, है? सभी उम्र के ले सकते हैं। कौन सी भी बीमारी हो इसको ले सकता कोई है? सी भी बीमारी जिसका कोई ट्रीटमेंट भी चल रहा हो, जी। उस दवा के साथ भी इसको ले सकते हैं। आज के समय में सर जिस प्रकार एलोपैथी ने हाथ ऊंचा कर दिए तो बस आखिरी सहारा बचा है आयुर्वेद का ही। तो हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में हमको मार्गदर्शन करते रहे और आपकी जो इतनी पुरानी आयुर्वेद की जो पुस्तक है जी, इसमें से और भी कुछ फार्मूले ऐसे हो बीमारियों के बारे में तो आप हमें कुछ बताएंगे जो आज सबसे चर्म रोग की सबसे बड़ी समस्या है। आयुर्वेद में आपके पास इसका कोई उपाय है? बिल्कुल है, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से है। हम आजकल की भागदौड़ की लाइफ में थोड़ा आयुर्वेद को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि आयुर्वेद हमारा सदियों पुराना है। आज का आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद में हर चीज़ का निदान है। चर्म से लेकर के कोई सी बड़ी बड़ी बीमारी है, सभी का है। बस हमको वापस आयुर्वेद को लाना पड़ेगा। जी, शहर से गांव की ओर जैसे हम आएंगे तो सभी बीमारियों का अपने को सुधार मिलेगा, सभी बीमारियां ठीक होंगी। जैसे सर आज की भागदौड़ की लाइफ में सबसे बड़ी समस्या आती है कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी बनना, तो उसके लिए आयुर्वेद में आप कुछ दवाई बताएंगे? जी जी बिल्कुल, आयुर्वेद में कॉन्स्टिपेशन तो अभी हर किसी की समस्या हो गई है। हमारा खान पीन बहुत दूषित हो गया है, इसके कारण हर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसी से एसिडिटी, गैस और बवासीर जैसी समस्याएं हो रही हैं। उसके लिए तो बहुत सारे छोटे छोटे फार्मूले भी हैं। आप चाहें तो घर पर जैसे अजवाइन को सेंक करके काले नमक के साथ ले सकते हैं फंकी, तो ये तत्काल आपको अच्छा करेगी। आपके यहाँ मलतास की फलियाँ खूब होती हैं, आप जानते हो, थोड़ा उसका गूदा लेकर के पानी में उबाल करके पिए तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही नहीं आपको। और सर आज की सबसे मेन समस्या युवाओं में ये आ रही है कि छोटी सी उम्र में चश्मा लगना या सफ़ेद बाल आना, इसकी भी कुछ दिनचर्या में ऐसी कोई है जो हम रेगुलर खाने के साथ उसको मिलाकर या किसी भी साथ उसको ले सकें? बिल्कुल, इसके लिए तो आपको जो अभी एलोपैथिक वाली चीज़ें उनको छोड़ना पड़ेगा। और जो ऑयल आ रहे हैं अभी मेन तो हम जो ऑयल खा रहे हैं, ये ऑयल को अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारी समस्या हल हो जाएंगी। जी, जो हमारा अभी जो फिल्टर ऑयल आ रहा है, अगर हम अपने प्राकृतिक ऑयल पे आ जाएंगे, तिल सरसों, तो इससे समस्या 90% निजात मिल जाएगा हमको। तो और मूंगफली का भी? हाँ, बहुत अच्छा इन चीज़ों में। जी, रिफाइंड तेल, ऐसा कहा जाता है कि आजकल की लाइफ में हार्ड वर्क कम हो गया तो रिफाइंड तेल खाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो ये कितना सच है और कितना झूठ है? रिफाइंड ऑयल को मैं लाभकारी तो नहीं कह सकता हूँ, ये तो बहुत बीमारियों को फैलाने वाला है, क्योंकि इसमें इतने सारे केमिकल फिल्टर करने के लिए डाले जाते हैं जो बॉडी हमारे टॉक्सिन पैदा करती है। इससे किडनियों की बीमारी, लीवर फेल होना, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, ये बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। सर 1995 से पहले भारत सरकार खुद कहती थी कि रिफाइंड ऑयल सिर्फ ऑयल पेंट के लिए उपयोग में
लिया जाना चाहिए। तो ऐसा अचानक से क्या आया उनके दिमाग में कि रिफाइंड जो तेल है उसको खाने की भी परमिशन दी गई? ऐसी कुछ मजबूरी हो सकती है सरकार की? जी सर, मजबूरी तो नहीं कह सकते, इसको एक बहुत बड़ा घोटाला कह सकते हैं। जी। किसी को लालच दिया जाए, बार बार उस चीज सामने लाई जाए तो आदमी मजबूर होकर उसका यूज करने लगेगा। जिसे मलेशिया से पाम ऑयल आ रहा है उसको एक समय तक हिंदुस्तान में सिर्फ ऑयल पेंट में उपयोग किया जाता था और आज पाम ऑयल ही सबसे ज्यादा मार्केट में खाने में उपयोग हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ? जितनी भी अभी स्किन डिसीज हो रही हैं उसकी उत्पत्ति का कारण पाम ऑयल ही है। जो खुजली होना, हाँ, चर्म खुजली होना, होना, किसी प्रकार का चर्म रोग है जो, क्योंकि अभी जितने जो आपके ऑयल आ रहे हैं जी। उसमें जो मिलावट वो पाम ऑयल की जा रही है। जी। आप सबसे ज्यादा लोग सोयाबीन का तेल अपने यहाँ खाते हैं, जी। तो सोयाबीन में 50% पाम ऑयल आता है जी। और पाम ऑयल ही आपकी दुकानों में यूज होता है। जितने कचौरी समोसे की जो रेस्टोरेंट है जी। तो उनका सेवन करने से युवा वर्ग को जो स्किन डिसीज हो रही है। जी सर, इसके एलोपैथी में इसका कोई इलाज भी नहीं है, तो नहीं। आयुर्वेद में इसका कोई सॉल्यूशन? आयुर्वेद में बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अगर आप गांव स्तर पर देखा जाए तो अगर गिलोय को काढ़ा कंटिन्यू लोग पीते हैं जी। 1 से 2 महीने और गोमूत्र का सेवन करते हैं जी। तो आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस गोमूत्र की जगह गोमूत्र अर्क का भी उपयोग कर सकते बहुत हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। गोमूत्र अर्क तो बहुत इजी भी है, आप कभी भी ले सकते हैं उसको। जी। और सर एक सबसे मेन समस्या महिलाओं में और माता बहनों में ये प्रॉब्लम आती है कि बाल झड़ने की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, तो इसके लिए कुछ आयुर्वेद में गौमूत्र गोबर से रिलेटेड या गांव में ऐसी कोई चीज हो जो पारंपरिक रूप से, जैसे मिट्टी में छाछ मिलाकर लगाना? हम तो ये अपनी चीजें भूल ही गए सर। ये हम बचपन से ही काली मिट्टी के बालों में डाला करते थे, सारी मिनरल्स की पूर्ति करती। अगर हम वापस उसी चीज पे आ जाए, जी। दही, छाछ और नींबू का रस अगर इसमें यूज करें और मुल्तानी मिट्टी और काली मिट्टी का अगर डालते हैं तो बाल नहीं झड़ेंगे, तो बाल अच्छे सुंदर और बढ़ेंगे भी। सर एक और जो पुरानी माता बहनें हैं वो मेहंदी लगाती थी और आजकल तो डाई वगैरह कलर वगैरह, तो उस मेहंदी के क्या क्या फायदे हो सकते हैं अपने शरीर को? मेहंदी के तो बहुत सारे फायदे हैं। अभी इसी जो 9 तपे अभी चल रहे हैं, जी। हमारे आयुर्वेद में इसका विधान भी है कि 9 तपों में मेहंदी का विशेष यूज करते हैं। जी। तो बाल तो आपके अच्छे करेंगे ही, साथ में जो गर्मी है उससे भी बचाती है मेहंदी। जी। मानसिक जो तपन के कारण मानसिक दिक्कत आती है वो मेहंदी से ठीक होती है। जी। जो हाथ पैर में जलन होना, हाँ। ये जो गर्मी से है वो मेहंदी से ही ठीक हो जाती है। सर एक जो भी नया फैशन चला है कोण, जो हाथों हाथ लगा और कलर आ जाता है, तो आपको क्या लगता है ऐसी कोई मेहंदी है आयुर्वेद में जो हाथों हाथ उसका कलर आ जाता है? हाँ, मेहंदी है अपनी जो देसी मेहंदी, उसमें थोड़ा सा अगर उसको आयुर्वेद के अनुसार मॉडिफाइड कर दें जी। तो उससे भी अच्छा रिजल्ट आता है। अभी जो मार्केट में चाइना की जो मेहंदी आ रही है सिर्फ उसको लगाओ कलर टाइप लग जाती है, तो आपको क्या लगता है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और भी जहरीले तत्व हैं उसमें। उससे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? साइड इफेक्ट होते हैं, इचिंग होती है, स्किन डिसीज हो जाती है उसी से, जी। फ्रैक्चर होते ही होते हैं। जी। और एक और जो सबसे मेन समस्या है ब्यूटिशियन कॉस्मेटिक्स में जो उपयोग किया जा रहा है, जैसे फाउंडेशन से लगाकर बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं जो E471 कोट बार होता है और पशुओं की चर्बी से उसमें उपयोग किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एक 14 साल से लगाकर 20 साल की उम्र में जो नेचुरल निखार होता है उसको युवा वर्ग की बालिकाएं या युवा वर्ग के बालक उसको लगा लगा के अपनी जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको खो देते हैं, तो उसके क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं कॉस्मेटिक्स के? उसके साइड इफेक्ट अभी आ ही रहे हैं। आप देखेंगे कि जो युवा वर्ग है उनको समय से पहले पिंपल्स ज़्यादा होना, स्किन का नेचुरल निखार खो देना, झाइयाँ हो जाना, नेचुरल कलर ही खत्म हो रहा है। हम आर्टिफिशियल कलर यूज कर करके जो रोम छिद्र होते हैं हमारे स्किन के उनको हम बंद कर देते हैं। जो ब्यूटिशियन वाले जो प्रोडक्ट करेंगे तो वो रोम छिद्र बंद हो जाएंगे, तो स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन ब्लैक होती जाती है। जी जी। तो ये उसके सबसे बड़े साइड इफेक्ट है, जो युवा वर्ग नहीं समझ रहा उस चीज। उसको सबसे बेस्ट क्लीनिंग एजेंट में माना जाता है, जैसे ब्यूटी पार्लर में भी मिल्क क्लींजिंग एजेंट होता है बेस्ट। तो क्या डायरेक्ट गाय का दूध लगाने से भी निखार आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर आप कच्चे दूध को लेकर के कॉटन से और स्किन पे लगाते हैं जी। तो आपको नेचुरल निखार आएगा और स्किन को पोषण भी खूब मिलेगा। उसको हम यदि नेचुरल फेस पैक बनाना चाहे तो उसमें क्या क्या चीजें, जैसे मुल्तानी मिट्टी है, हल्दी है, और भी क्या चीजें मिला सकते हैं उसमें? बिल्कुल, उससे मुल्तानी मिट्टी, हल्दी है, आपकी चंदन है जी, उसमें मुलेठी है जी, इसमें, और आपका बेसन का पाउडर है जी, और कच्चे दूध से मिलाकर उसको लगाएं तो आपको दूसरी चीजों की यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम नहाने में जैसे हमारी आज की आदत या फिर हम निर्भर हो गए साबुन पर, तो साबुन का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है जिस मिट्टी में मिनरल अधिक हो? ऐसी कौन सी मिट्टी होती है? सबसे बेस्ट मुल्तानी मिट्टी है आपकी। सबसे बेस्ट मुल्तानी मिट्टी हम पहले भी यूज करते थे, अगर आज भी हम यूज करें तो स्किन पे नेचुरल निखार आता है।
जी। वो स्किन डिसीज ठीक होती है। मुल्तानी मिट्टी में सबसे अगर मुल्तानी मिट्टी में अगर आप इसकी गौमूत्र और नीम की अगर भावना दे देते हैं जी। तो वो सबसे बढ़िया बन जाएगा आपके एंटीसेप्टिक। और सर जो एक और सबसे मेन समस्या है, आजकल हर चीज में झाग देखा जाता है, झाग आना जरूरी है। जी जी जी। तो इस झाग के बारे में आप कुछ बोलेंगे? झाग का सफाई से कोई मतलब है या ऐसा कुछ? कोई मतलब नहीं है झाग से सफाई का, ये तो एक मानसिकता बन गई है कि झाग आना वो चीज है, ऐसा नहीं है। हम आयुर्वेद में भी झाग के लिए रीठा का यूज करते हैं हम। जी। रीठा है, अगर हम इसमें मुल्तानी मिट्टी में रीठा मिला देंगे तो इसमें भी आपको झाग मिलेगा। सर एक और जो देखा जाता है कि चाहे डिटर्जेंट हो, साबुन हो, शैम्पू हो, क्लोजअप, लक्स, लिरिल, रेक्सोना, कोई भी ऐसा सामान हो जिसमें अगर झाग नहीं आता है तो माइंड में एक चीज चलती है नकली है, तो झाग का सफाई से कोई कनेक्शन ना नहीं ना है। ना, इससे कोई मतलब नहीं। इन लोगों ने झाग को हमारे माइंड में डाला है, जैसे स्कूल से आते ही हैंड वॉश करना है तो झाग आनी चाहिए। पहले मिट्टी से हाथ साफ करते थे, बाल रीठा से या मिट्टी से साफ करते थे, राख से करते थे, राख से करते थे। राख का मेन रोल क्या रहता है? राख का अपने जीवन में कहाँ का उपयोग हो सकता है? जैसे बबूत खाते थे पुराने जमाने में, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका क्या कारण था बबूत का आपके आयुर्वेद में? ऐसा कुछ बहुत बड़ा इसका कारण है, क्योंकि जो इतने भी मिनरल्स है सारे जी वो राख में समाहित हो जाते हैं। जो भी हम औषधि को जलाते हैं जी। या भस्म बनाते हैं तो उसकी सारे मिनरल्स आ जाते हैं। जैसे हम गौशाला में जटामासी, नागरमोता, राल, कपूर का चरी, गाय का घी, चावल और जौ मिलाकर धूप बत्ती बनाते हैं, तो उसकी राख को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? उसकी राख को आप बिल्कुल धूप बत्ती बनाइए उसकी। जी। उसमें आप मच्छर भगाने के लिए बना सकते हैं, जी। अगर तुलसी मिला देंगे उसके अंदर जी। तो उसके लिए मच्छर के लिए भी हो जाएगा। मच्छर बत्ती भी गोबर और तुलसी और नीम पाउडर बना के बनाते हैं, बहुत अच्छा। तो इसकी राख को हम डायरेक्ट पानी में डाल के पी सकते हैं? हाँ पी सकते हैं इसको। अच्छा। और सर जो पुराने जमाने में कुछ घाव वगैरह होता था तो उस पर राख लगाते थे घी के साथ, बिल्कुल। तो उसका कुछ औचित्य उदाहरण घी इसमें? के साथ भी लगाते हैं इसको, शहद के साथ भी लगाते हैं राख को। हाँ, तो ये क्या है, एंटीसेप्टिक है। जी तो राख में सभी पोषक तत्व हैं, सारे मिनरल से जो हीलिंग करते हैं। जी और शहद एक खुद एक मेडिसिन है, जी और घी भी। जी। अगर आप इनको मिला के लगाते हैं तो हीलिंग पावर अच्छा हो जाता है। तो आयुर्वेद में सभी चीजों का करीब करीब निदान है। सभी चीजों का है, आज से नहीं सदियों से है। हम आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं, जी। इसलिए हम परेशान हैं। अगर आयुर्वेद को अपनाएंगे तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। दूध किस समय पीना चाहिए? सबसे बड़ी मानसिकता ये रहती है कि दूध शाम को खाने के बाद पीना चाहिए, सुबह में पीना चाहिए, ऐसा कुछ? दूध पीने का सबसे अच्छा समय शाम का है। शाम का है। हाँ, भोजन के बाद शाम को पीना चाहिए। इनके अलग अलग नियम है। सुबह में आपको रस पीना चाहिए भोजन के बाद, जी। और दोपहर में छाछ पीना चाहिए, जी। और संध्या समय दूध पीना चाहिए। तो आज की भागदौड़ के जीवन में हमारा आज ध्यान स्वास्थ्य से भटक गया है। हम गाड़ी, मकान और ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने में व्यस्त है। जी जी। तो आपका इसके बारे में, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ दिनचर्या के बारे में कुछ बताइए कि कैसे हमें दिनचर्या में कब खाना चाहिए, शाम का खाना कब खाना चाहिए, सुबह का कब खाना चाहिए? हमारे जितनी बीमारियों का कारण ही दिनचर्या बिगड़ना जी। है, और हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम एलोपैथ के पीछे भागते हैं। अगर दिनचर्या हमारी अच्छी है, सुबह सूर्य उगने से 3 घंटे तक अगर हम अच्छा भोजन कर लेते हैं भरपेट, जी। सबसे ज़्यादा भोजन करने के लिए बोला, उसमें पाचका अग्नि सबसे तेज होती है हमारी। जी। उसमें हम जितना भी हैवी खाना, जो भी खाना है खा सकते जी। हैं। उसके बाद का जो आहार है दोपहरी का, जी। सुबह से आधा खाते हैं, तो जो शाम का भोजन है वो दोपहर से भी आधा खाते हैं। जी। मतलब रात्रि का भोजन सबसे कम करना चाहिए, सुबह सबसे ज़्यादा, और दोपहर में कम भोजन करना चाहिए। सर हमें ऐसा लगता है जब भारत अनपढ़ था तब लोग 100 साल जीते थे। नदी का पानी पीते थे, नाले का पानी पीते थे, कहीं पे भी खाना खाते, कहीं पे भी बैठ जाते। लेकिन आज आधुनिक भारत ने तो सबसे पहले हमें हाथ धोने से लगाकर सभी चीज़ें क्लीनिंग एजेंट में दे दी है। तो अब हम 150 साल जीने चाहिए ना, क्योंकि अब तो सब सुविधा है ना, तो पैदल चलना पड़ता है, हवा, कूलर, एसी सब कुछ है। तो क्या कारण है कि हम और पीछे चले गए? या तो हम विज्ञान से अज्ञान की तरफ गए, ना कि विज्ञान से ज्ञान की तरफ आए। हमारा सबसे मेन कारण है हम अपनी प्रगति से हटते जाना। आप विकास का उदाहरण कैसे चाहते हैं? विकास किसे कहते हैं? विकास ऐसे तो नहीं कह सकते हैं जो आज सीमेंट के बने हुए मकान ही विकास है, या स्वस्थ जीवन जी विकास नहीं। हो सकता है? स्वस्थ जीवन सबसे विकास मानता हूँ जी। मैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो ये विकास सबसे अपनी पीढ़ी के लिए दे सकते हैं, आपकी आप स्वस्थ हैं। जी। अगर आप पैसा भी कमा लेते हैं तो सारा पैसा बीमारी में खर्च करके इसको विकास नहीं कर सकते। आजकल आदमी जब स्वस्थ होता है तब स्वास्थ्य की ध्यान नहीं देता है, लेकिन पैसे कमाने के बाद फिर वही पैसे आप जैसे डॉक्टरों को कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जी, जी। खपा देता है, और अंत में कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता है। तो हम कोशिश करें स्वास्थ्य के साथ, हेल्थ इज वेल्थ, ये जो बिल्कुल, बिल्कुल। इंग्लिश का उदाहरण है,
तो धन्यवाद। इसके लिए हमको अपनी दिनचर्या बदलना है, जी, वो आयुर्वेद को अपनाएंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हम आपके यहाँ से होलसेल में काढ़ा ले जा रहे हैं, हमारे क्षेत्र में हम इसको इजीली उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका रेट जो है बेचने का वो कितना रुपए है? आप रेट इसको 60 रुपये में दे सकते हैं, जी ठीक है ना, लेकिन आप हमारे यहाँ से हमें और सस्ता आपको दे रहे हैं जी, ताकि ये पब्लिक तक, सामान लोगों तक पहुँच सके। हम 50 रुपए में इसको बेच सकते बिल्कुल हैं। बेच सकते हैं साहब, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। अकेलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला में ये काढ़ा उपलब्ध है। आप सभी से निवेदन है, कैसे भी दलोदा आप पधारे तो गौशाला से जरूर ये काढ़ा ले जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ पड़ी हुई है, जिससे गिलोय, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी और दालचीनी। धन्यवाद।